Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का ये 4th सेशन है। अगर आपने इससे पहले का 3 सेशन नहीं देखा है तो आई बटन में उसका प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर उन तीनों सेशन को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल वाले बटन पर प्रेस करिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक और बात, यदि आप लोगों को इसका नोट्स बनाना है तो हमने कल जहाँ तक 3rd सेशन पढ़ाया था वहाँ तक का PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। वहाँ से आप लोग उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उसका एक नोट्स बना ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने विद्युत रसायन चैप्टर अपना स्टार्ट ही कर दिया था, इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। साथ ही साथ 2 सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे बातें पढ़ी और इसमें जो न्यूमेरिकल्स थे और जो परिभाषाएं थी उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। कल हम लोगों ने चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े और मोलर चालकता और सांद्रता में क्या संबंध है वो हमने पढ़ा कि डिबाई, ओनसेगर और हकेल ने क्या नियम दिया था उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। फार्मूला हमारा था म्यू वी बराबर म्यू नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। ठीक, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कोलराउस का नियम। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये कोलराउस का क्या नियम है। तो कल हमने आपको बताया ही था एक बात कि यदि हम कोई विद्युत अपघट्य मान लेते हैं, KCl लेते हैं और KCl को पानी में घोलते हैं तो ये K प्लस में और Cl माइनस में वियोजित होता है। K प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाएगा। अब हम लोग वहाँ पर बात कर रहे थे अनंत तनुता की। अनंत तनुता से क्या अभिप्राय है हमारा। तो अनंत तनुता से मतलब ये था कि जब हम KCl को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में घोल रहे हैं तो वह तुरंत तो पूर्णतः वियोजित नहीं हो जाएगा। उसके लिए उस विलायक की एक निश्चित मात्रा चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि हम लोग पानी ले रहे हैं और पानी में KCl को घोल रहे हैं तो KCl को पानी में घोलने के लिए एक निश्चित विलायक चाहिए, उस विलायक की एक निश्चित मात्रा भी होनी चाहिए। ठीक, जैसे हम लोग 100 ग्राम KCl ले रहे हैं तो हो सकता है वो 1 लीटर पानी में घुले, और अगर हम आधा लीटर पानी ले रहे हैं तो वह जो KCl होगा वो पूर्णतः आयनित नहीं होगा। तो धीरे धीरे अगर हम पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं और जब हमारा पानी 1 लीटर हो जाएगा तो ये जो KCl है वो पूर्णतः आयनों में परिवर्तित हो जाएगा। अब 1 लीटर के अलावा चाहे अब हम 2 लीटर कर दें, 10 लीटर कर दें, तो उससे उनके आयनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारा KCl था वह पूर्णतः क्या हो गया, आयनित हो गया। इस स्थिति में हम कहेंगे, उस स्थिति को अनंत तनुता की स्थिति कहेंगे। यानी अब कोई भी आयन या कोई भी कण ऐसा नहीं बचा जो आयनित हो सके। तो जब कोई पदार्थ या कोई विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग अनंत तनुता कहते हैं उस विद्युत अपघट्य के लिए। यहाँ पर कोलराउस ने उन्हीं विद्युत अपघट्य के वियोजन के पश्चात बताया कि जब कोई भी विद्युत अपघट्य है और वह पूर्णतः वियोजित हो जाता है। पूर्णतः वियोजित होने का मतलब कि अब और KCl नहीं बचा, अब और KCl नहीं बचा जो K प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो। तो जब KCl हमारा पूर्णतः आयनित हो गया तो अब आयन आसानी से अभिगमन कर सकते हैं। आयन मतलब धन आयन और ऋण आयन आसानी से अभिगमन कर सकते हैं और उनके अभिगमन पर कोलराउस ने एक नियम दिया और उसी नियम को कोलराउस का नियम कहा गया। अब ये नियम इन्होंने तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकताओं दोनों के लिए दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उनके इस नियम को संक्षेप में पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कोलराउस ने तुल्यांकी चालकता के बारे में बताया कि यदि हम कोई विलयन है और उस विलयन की या कोई विद्युत अपघट्य है और उस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग KCl ले रहे हैं और KCl की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना चाहते हैं। तो कोलराउस ने क्या कहा,
कहा भैया इनकी जो तुल्यांकी चालकता होगी KCl की, ये जो K पॉजिटिव है इसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकाल लो, और ये जो Cl माइनस है इसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर लो। Cl माइनस है इसकी भी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर लो, और इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, इनका योग ज्ञात कर लें। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, ये तनुता कैसी होगी, अनंत तनुता, तो किसी विद्युत अपघट्य, KCl हमारा विद्युत अपघट्य है, तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होगी उसके धन आयन तथा उसके ऋण आयन के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, ये बताया कोलराउस ने कि यदि कोई विलयन है जो KCl है और उसके धन आयनों और ऋण आयनों की हम अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करें तो उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर कोलराउस के नियम को पढ़ते हैं। यहाँ बताया इन्होंने कि कोई विद्युत अपघट्य हो और अगर हम उसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करते हैं तो विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। लैम्डा इनफाइनाइट बराबर धन आयन का लैम्डा इनफाइनाइट यानी धनावेश का अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता प्लस ऋण आयन का अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। अब हम लोग यहाँ बात KCl की कर रहे थे, तो आप KCl के बजाय NaCl भी ले सकते हैं। अगर आप NaCl लेंगे तो इसको वियोजित करेंगे तो यहाँ Na प्लस बचेगा और Cl माइनस बचेगा, प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं NaCl, यहाँ पर हमारा हो जाता NaCl, यहाँ पर Na प्लस धनावेश हो गया हमारा और यहाँ पर Cl माइनस ऋणावेश हो गया हमारा। ठीक है, तो भैया किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होगी उसके धन आयनों तथा उसके ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होगी। अब हम लोग इनके बारे में, ये तो हम जो पढ़ रहे थे अनुपात विलयन, ये सब 1:1 के थे। 1:1 का क्या मतलब है कि यहाँ पर के पर भी यानी पोटेशियम पे भी एक धनावेश था और Cl पे भी एक ऋणावेश था। अगर ये 1:1 ना होते 2-3 हो जाते, 3-4 हो जाते, जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड अगर हम इसको वियोजित करें तो Ba+2 में वियोजित होगा, Ba+2 में वियोजित होगा और प्लस Cl माइनस में वियोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब 1:1 नहीं रह गया, यहाँ पर आयनों की संख्या बदल गई, यहाँ पर 2 आवेश हो गए इसके ऊपर और इसके ऊपर 1 आवेश है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले थोड़ी सी बातें हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ पर आने से पहले तो हम लोग बात करते हैं Al2SO4 की होल थ्राइस। Al2SO4 के होल थ्राइस का एग्जाम्पल लेते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी पर हमारा अब आगे का कोलराउस का नियम डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको वियोजित करें, इसको जल में डालते हैं तो ये आयनों में वियोजित हो जाएगा। एल्युमिनियम +3 यानी 3+ और सल्फेट 2- में वियोजित होता है। ये तो 2- में वियोजित होगा। अब अगर हम इनको बैलेंस करें तो यहाँ एल्युमिनियम 2 है और यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ इसके आगे क्या लगा दें 2। अब यहाँ सल्फेट 3 है Al2SO4 का होल थ्राइस और यहाँ पर सल्फेट 1 है, तो इसके आगे भी 3 लगा लें। अब यहाँ हमारे पास 2 क्वेश्चन बनेगा कि एल्युमिनियम पर कितना आवेश, कोई ये पूछ सकता है हमसे, या कोई हमसे ये पूछ सकता है
कि एल्युमिनियम आयनों की संख्या कितना है, एल्युमिनियम आयनों की संख्या। अब आयन दो प्रकार के हुए हैं यहाँ पर, धन आयन और ऋण आयन। तो आयनों की संख्या की बात करते हैं, आयनों की संख्या। यहाँ दो चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। पहला हमारा हो गया आवेश और दूसरा हमारा हो गया आयनों की संख्या। अब इन दोनों से मतलब क्या है, तो भैया अगर हमें हमसे कोई पूछे कि एल्युमिनियम पर कितना आवेश है, तो हम क्या कहेंगे, 3 आवेश है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। और हम लोग जानते ही हैं एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 283 और ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा अपना, और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाता है, Al+3 बनाता है, यही तो। और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसके ऊपर हमें दिख रहे हैं कितने आवेश हैं, ये 3 आवेश हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हमने त्यागा, 3 आवेश, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते तो 2 आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते तो 1 आवेश। जैसे सोडियम पर 1 आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो मैग्नीशियम पर 2 आवेश, ठीक है। तो ये हम लोग जान पाए कि आवेश किसे कहते हैं, किसी भी धातु हो, कोई धातु हो या अधातु हो, उसके ऊपर जो भी धनावेश या ऋणावेश होगा, हम कह ही रहे हैं ऋणावेश या धनावेश, वैसे ही आवेश लगा रहे हैं, तो जो उसके ऊपर भैया ऋणावेश और धनावेश होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश। तो यहाँ एल्युमिनियम के ऊपर 3 धनावेश, यहाँ सल्फेट के ऊपर 2 ऋणावेश। ये तो बात हो गई धनावेश और ऋणावेश की। अब अगर हम बात करें आयनों की संख्या की, कि कितने एल्युमिनियम आयन हैं, तो एक एल्युमिनियम आयन, एक और एक और 2 एल्युमिनियम आयन। तो यहाँ पर कितने एल्युमिनियम आयन हैं, 2। और यहाँ पर कितने सल्फेट आयन हैं, तो 3 सल्फेट आयन हैं, ठीक है। तो आयनों की संख्या जब हम बैलेंस कर लेंगे उसके बाद जान पाएंगे कि कितने धनावेश हैं। और यहाँ भी आयनों की संख्या ऋणावेश की हम तब जान पाएंगे जब हम उन्हें संतुलित कर लेंगे। तो अगर हमसे कोई आयनों की संख्या पूछता है तो हम उस समीकरण को संतुलित करेंगे और संतुलित करने के बाद जो हमने 2, 3, 4 जो भी संख्या लगाई है उस आयन के आगे, वही उसकी आयनों की संख्या हो जाएगी। यहाँ हमें 2 बातें समझनी थी। अब कहेंगे सर आपने ये क्यों समझाया, तो भैया आगे चलते हैं हम लोग, तब आप जान पाएंगे कि ये हमने क्यों समझाया। लेकिन ये आप याद रखिए कि जो ऊपर आवेश होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव लगा होता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। और जो भैया बैलेंस करते हैं हम लोग, जो संख्या लगाते हैं, उसे हम लोग आयनों की संख्या कहेंगे। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पर। हाँ, तो हमने पढ़ा कोलराउस का नियम कि धनावेश और ऋणावेश के योग के बराबर हो गया। कब? जब 1:1 के अनुपात में हमारा आयन था, तब। आगे बढ़ते हैं जब 1:1 में नहीं रहेगा। हाँ, तो सामान्य सूत्र, अगर हम तुल्यांकी चालकता की बात करें तो यहाँ पर तुल्यांकी चालकता के लिए जो सामान्य सूत्र है वो धनावेश और ऋणावेश, ये तो है ही, साथ ही साथ 1/n+ देख रहे हैं और 1/n- देख रहे हैं। अब भैया ये n+ और n- क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है n+ और n- क्या है, आवेश हैं। आवेश का मतलब जो उनकी खोपड़ी पर धनावेश और ऋणावेश लगे हुए हैं, जो भी आयन हैं, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं भैया। उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल की CH3COOH की, तो यहाँ पर CH3COOH की अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता है, वो इसके धनावेश, अच्छा धनावेश बाद में हो गया है और ऋणावेश पहले हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसके धनावेश तथा ऋणावेश की अनंत तनुता पर योग के बराबर है। अब अगर हम इसका समीकरण लिखते, इसको हम लोग सॉल्व करते, तो अगर हम CH3 को वियोजित करते, CH3 COOH को वियोजित करते, तो क्या बनता है यहाँ पर, CH3 COO- प्लस H+। बैलेंस करने की भी हमें आवश्यकता नहीं, बैलेंस है। यहाँ एक CH3COOH, यहाँ भी एक CH3COO, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H। अच्छा, अगर हम इनके ऊपर आवेश देखें तो यहाँ पर एक आवेश और यहाँ भी एक आवेश, तो यहाँ 1/1 लिखते,
1/1 लिखते तो उसका कोई मतलब नहीं होता। 1/1 क्यों? एक तो ऊपर लिखना है, बटे नीचे क्या रहेगा? आवेश रहेगा। और आवेश किसे कहते हैं? जो किसी भी आयन की खोपड़ी पे लगा होता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो। तो एक ही लगा है यहाँ पर धनावेश या एक ही लगा है यहाँ पर ऋणावेश, तो 1/1 लिखो और चाहे ना लिखो, वो बात हमारी चल गई। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पे आते हैं कि हमें पता करना है BaCl2 की तुल्यांकी चालकता हमें पता करनी है। तो BaCl2 की अगर तुल्यांकी चालकता पता करनी है, देखो यहाँ पे गलती हो गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? B ये नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा Ba+2 Ba+2 की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता प्लस Cl- की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। तो बेरियम जो हमारा है उसकी तुल्यांकी चालकता और क्लोरीन जो है हमारी उसकी तुल्यांकी चालकता अनंत अनुता पर। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर भाग करना है धनावेश जो हो उससे और ऋणावेश जो हो उससे। ठीक है, तो ऋणावेश भैया हमारा 1 है, 1/1 लिखो और चाहे ना लिखो। लेकिन अगर हम यहाँ देखें हमारा धनावेश कितना है, तो हमारे पास 2 धनावेश हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 1/2 लिखा। क्या लिखा हमने? 1/2 लिखा। ठीक, समझ में आ रही बात ना? इसी प्रकार हम लोग AlCl3 लेते हैं। अब AlCl3 का देखो यहाँ भी गड़बड़ कर दिए, यहाँ भी Cl नहीं रहेगा, यहाँ भी एल्युमिनियम 3- रहेगा, एल्युमिनियम 3- रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाने से पहले वीडियो ज़रूर देखें। जो लोग डायरेक्ट नोट्स लिखेंगे उनका ये मिस्टेक हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ मिस्टेक किया है। हाँ, तो आगे अगर हम लोग बढ़ें, तो अगर हम लोग AlCl3 का समीकरण लिखें, AlCl3 इसको वियोजित करें तो एल्युमिनियम +3 में जाएगा। एल्युमिनियम के ऊपर कितना आवेश? +3 और Cl के ऊपर 1-। अच्छा, तुल्यांकी चालकता जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम मोलर चालकता ज्ञात करेंगे तब बैलेंस करेंगे, इसलिए हम यहाँ बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पर आवेशों की संख्या, धनावेश की संख्या तो 3 है। कितने धनावेश हैं? 3 हैं। ठीक है, लेकिन ऋणावेश कितना है? 1। क्लोरीन के ऊपर 1 ही ऋणावेश है, तो हम यहाँ पर 1/n+ जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और Cl- तो 1 ही है, तो 1/1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम लोग ये जान पाए कि यदि हम किसी भी जो हमारा विद्युत अपघट्य दिया हो, चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल, तो यदि हम उसकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात करते हैं तो हम उसका समीकरण लिखें और लिखने के बाद ये देखें कि उसके ऊपर कितना आवेश है। अगर 1 आवेश है तो ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, हमें किसी से गुणा भाग नहीं करना है। लेकिन अगर उसके ऊपर 3 आवेश है, 2 आवेश है, 4 आवेश है, तो उतने आवेशों से धनावेश है तो धनावेश वाले में गुणा कर देंगे 1 करके, अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश वाले में 1 करके गुणा कर देंगे। अब बात आती है मोलर चालकता की, कि भैया मोलर चालकता के लिए सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? कोलराउस के अनुसार। तो वही धनावेश और ऋणावेश का योग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर Ra और Rc आ गया। अब ये Ra और Rc क्या है? तो Ra और Rc बता रहे हैं कि पूर्ण आयनन से धनायनों व ऋणायनों की संख्या है, धनायनों और ऋणायनों की संख्या है। अब इसका क्या मतलब है? तो अगर हम AgNO3 की बात करें तो AgNO3 में तो कोई हमें समस्या ही नहीं है। AgNO3 में अगर हम लिखें इसका समीकरण, तो AgNO3 को अगर हम वियोजित करें तो Ag प्लस 1 ही धनावेश और NO3 माइनस। अब हम लोग यहाँ पर आवेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आयनों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इनको बैलेंस करें तो यहाँ पर 1 लगाएंगे और यहाँ भी 1 लगाएंगे, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 लिखो और चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड है कि 1 माना ही जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें Al2SO4 का होल थ्राइस, तो Al2SO4 के होल थ्राइस के लिए हमने ये समीकरण लिखा, Al2SO4 के होल थ्राइस के लिए हमने ये समीकरण लिखा
Al2SO4 का होल थ्राइस वियोजित किया तो Al+3 में टूटा, SO4 माइनस माइनस में वियोजित हुआ, बैलेंस किया हमने तो यहाँ पर एल्युमिनियम के आगे कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ सल्फेट के आगे 3 आ गया। यानी बैलेंस करने पर आयनों की संख्या, एल्युमिनियम आयनों की संख्या 2 मिली और सल्फेट आयनों की संख्या 3 मिली। तो भैया बैलेंस करने के बाद जितनी भी आयनों की संख्या मिलेगी उससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कब? जब हम लोग मोलर चालकता की बात करेंगे तब। तुल्यांकी चालकता में हमें आवेश से भाग कर देना था, तुल्यांकी चालकता में हमें आवेश से भाग करना था। आवेश मतलब जो इनकी खोपड़ी पे लगे हुए हैं। अच्छा, और आयनों की संख्या के बाद आयनों की संख्या हम उन्हें कहेंगे जो उनके आगे लगे होंगे, जो उनको बैलेंस करने के लिए लगाए गए होंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो बात हो गई मोलर चालकता की और तुल्यांकी चालकता की। एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें से और लेते हैं आपके लिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा उससे। एक एग्जाम्पल और, तो हम लोग लेते हैं MgCl2 का। MgCl2, अगर हम MgCl2 को आयनों में तोड़ें तो Mg+2 में टूटेगा, Mg+2 में टूटेगा और Cl- में। अब अगर हमें इसकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट, किसका निकालना है हमें, तो MgCl2 का निकालना है। तो किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होगी, इसके धनायनों की, धनायनों कैसे क्लीन करें इसको, इरेजर मिलता है, इस पर मिलता है इरेजर, इसे क्लीन करें पहले, लैम्डा बनाना था हमको। हाँ, तो यहाँ क्लीन किए, क्लीन करने के बाद हम लोग आए तो यहाँ लिखें लैम्डा इनफाइनाइट Mg+2, यानी धनावेश हो गया हमारा ये। अनंत अनुता पर धनायनों तथा ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होगा। ठीक है, अनंत अनुता पर। अब ये तो बात हो गई, लेकिन अगर हमें तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है तो सर जी यहाँ पर हम क्या करेंगे। सर जी ने गलती की। क्यों गलती की? क्योंकि सर जी ने यहाँ ये जो आवेश लिखा था, कितना आवेश है, 2 से भाग नहीं किया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Mg के आगे 1/2 लिखेंगे, तब हमारा सही होगा। Cl के आगे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर केवल एक ही आवेश है। ठीक है सर जी। अब हमें मोलर चालकता के बारे में बताइए। तो मोलर चालकता को कैसे बताएं? तो भैया इसका मोलर चालकता निकालेंगे अनंत अनुता पर। मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने दोनों mm ले लिया, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। एक m का मतलब मोलर चालकता और दूसरा MgCl2 है। अब हम इसका निकाल रहे हैं, MgCl2 की मोलर चालकता निकाल रहे हैं। अब मोलर चालकता निकाल रहे हैं तो फिर से वही लैम्डा Mg+2 धन आयनों और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। लेकिन अभी सर जी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें आयनों की संख्या से गुणा करना है, तो हमें इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। हमने संतुलित ही नहीं किया, तो संतुलित करें। यहाँ 1 Mg, इधर भी 1 Mg संतुलित है। यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन। अब हमारा संतुलित हो गया। यहाँ पर हमें गुणा करना है आयनों की संख्या से, तो यहाँ पर Mg 1 है, तो यहाँ पर हम 1 से गुणा कर दें। यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर Mg 1 था तो हमने 1 से गुणा कर दिया। यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर Cl कितना है, 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा कर देना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जाना कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता कोलराउस के नियम से कैसे निकालेंगे। तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे तो भैया हम उसके ऊपर जो आवेश लगे होंगे उससे भाग करेंगे, उसी धनायन और उसी ऋणायन को। और अगर हम मोलर चालकता की बात करें तो उसके आगे जो भी संख्या लिखी रहेगी उससे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चाहे 1 लिखा रहे हो, चाहे 2 लिखा रहे। 1 लिखा रहेगा तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2, 3, 4 जो लिखा रहा होगा उससे हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी।
अभी भी किसी को समझ में ना आई हो तो पीछे स्लाइड पे जाएगा, वो फिर दोबारा इसको पढ़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इस पर सॉल्व कर लें। उससे पहले हम लोग अनुप्रयोग क्या क्या है वो समझते हैं कि कोलराउस के नियम के क्या अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, या हम लोग कैसे इसका अपने दैनिक जीवन में या इनका कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग कर सकते हैं, हमने क्यों कोलराउस का नियम पढ़ा, उसके बारे में हमें ये सीखना है। तो भैया जो कोलराउस का नियम है वो विद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करने में हमारी हेल्प करेगा। ये हम लोगों ने अभी जाना कि लैम्डा भी निकालेंगे उसकी सहायता से और लैम्डा एम भी निकालेंगे। ये हमारा अनुप्रयोग था। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, ये केवल प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए नहीं है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए है, और उसकी वियोजन की मात्रा भी हम लोग निकाल सकते हैं। वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं भैया, तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि अगर हम ए से बी बना रहे हैं रासायनिक बलगत की, जिसने न पढ़ा हो वो पढ़ ले, क्योंकि हमने वहाँ पर खूब वियोजन सीखा था। टी बराबर 0 पर ए कितना था, स्मॉल ए था, तब बी कितना था, 0 था। टी बराबर टी समय पर यानी कुछ समय पश्चात जो हमारा बी है वो अल्फ़ा बन गया, यानी ए अल्फ़ा वियोजित हो गया, यानी एक्स मान रहे थे हम लोग वहाँ पर, ये अल्फ़ा बना, तो ए में कितनी की कमी आ जाएगी, ए माइनस अल्फ़ा की कमी आ जाएगी। तो ये अल्फ़ा क्या हुआ, वियोजन, ए कितना वियोजित हो रहा है, यहाँ पर हम उसकी बात भी करेंगे। ठीक, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की ज्ञात तनुता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के अनुपात को हम लोग वियोजन की मात्रा कहेंगे। यदि कोई विद्युत अपघट्य है तो उसकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात तनुता पर, मान लो ज्ञात तनुता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब 2 मोलरता थी उसकी, तब उसकी तनुता इतनी थी, और अनंत हो गई तो उसकी तनुता इतनी हो गई। तो हम जितनी भी ज्ञात रहेगी उससे तथा अनंत तनुता वाले से भाग कर देंगे तो हम लोग क्या जान पाएंगे, अल्फ़ा जान जाएंगे। भैया अल्फ़ा तो हम लोग जान गए, तो इसके बाद हम लोग वियोजन स्थिरांक की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की फार्मूला है के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा। के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा। कहेंगे सर जी इसका प्रूफ तो आपने बताया ही नहीं। तो भैया इसका प्रूफ केमिस्ट्री में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स नहीं है, ये मैथ नहीं है, हमें यहाँ पर प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, हमें जितना कॉन्सेप्ट याद हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि अभी तो आप लोग नए नए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मान लीजिए भाई इंटर में ही केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, इंटर फिर फर्स्ट ईयर और फिर इंटर, आगे जब आप लोग जाएंगे तब आप लोग मालूम चलेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में सबसे आसान केमिस्ट्री ही है। यहाँ पर जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया वही सेकेंड ईयर में घूम फिरा कर आएगा, फिर वही बीएससी फर्स्ट ईयर, वही बीएससी सेकेंड ईयर, वही थर्ड ईयर, वही एमएससी फर्स्ट ईयर, वही एमएससी सेकेंड ईयर, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। तो बाद में लोगों को मालूम चलता है कि सबसे आसान क्या है, केमिस्ट्री है। या फिर आईआईटी नीट की भी जो तैयारी करेंगे, जब अपना वो पेपर दे के आएंगे, पहला एडवांस वाला, मेंस या एडवांस जो भी बोलते हैं उसको, पहला पेपर जब उसको दे के आएंगे, हम लोग के टाइम में केवल एक पेपर होता था, अब 2 पेपर होने लगे हैं। तो जो पेपर दे के आएंगे तब वहाँ अगर उनका परसेंटाइल पूछोगे तो बताएंगे हमारा केमिस्ट्री में 80 परसेंटाइल है। ठीक है, 80 परसेंटाइल। अब वही बात करोगे फिजिक्स में कितना परसेंटाइल है, कहेंगे भैया पूरा फिजिक्स चार्ट डाले, पूरा न्यूमेरिकल लगा लिए, तब भी 65 है या 60 है। ऐसे मैथ की बात करोगे तो 70 नहीं क्रॉस करेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर उनके परसेंटाइल की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटाइल बच्चों का कम मेहनत करने के बाद केमिस्ट्री में ही रहता है। कम मेहनत ज़्यादा नंबर। ठीक है, तो इसमें बहुत नहीं आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए फिर आप उसे भूलेंगे नहीं। ये लोग कहते थे, पुरानी अवधारणा थी कि सुबह पढ़ो शाम को गायब, ऐसा कुछ नहीं है केमिस्ट्री के साथ। एक बार पढ़ो और वो आपको आजीवन याद रहेगा, जब भी आप उठाएंगे। ये मैथ का कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि आप एक बार सॉल्व किए भूल गए फिर आपको दोबारा सॉल्व करेंगे तभी आएगा, ऐसा नहीं है। एक बार जहाँ आपके नज़र में दोबारा वो गुजरा तुरंत आप जान जाएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद ही पहला सेशन देख लिए हों अगर, तो फिर से पहला सेशन देखें तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि आगे अभी यहाँ पे क्या होने वाला है या क्या क्या है। ठीक है, तो रिवीजन जैसे जैसे आप लोग करते रहेंगे उसके बारे में जानते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो के बराबर था वियोजन स्थिरांक के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है हमारा, अभी जाने हैं, वियोजन की मात्रा है। तो कह रहे हैं भैया जब अल्फ़ा वियोजित ही ना हो, बहुत कम मात्रा में वियोजित हो, मान लो कोई अल्फ़ा का वियोजन है, मान लो हम लोग 1 ग्राम कोई पदार्थ लिए हैं
और वियोजन के पश्चात कितना बन रहा है हमारा 0.0001 बन रहा है, तब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना 1 ग्राम के आगे, तो इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं। तो वही यहाँ कहा गया है कि अल्फ़ा अगर बहुत, देखो उल्टा मान लगाएं साइन, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे वेरी वेरी लेस देन 1, यानी अल्फ़ा क्या हो, बहुत छोटा हो अगर 1 से, ठीक है। अल्फ़ा अगर बहुत छोटा है, ठीक, तो हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा, यानी अगर हम 1 में से इसको घटाएं 0 माइनस 001 की, तो उसकी कोई मतलब ही नहीं है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से लगभग 1 ही आ जाएगी। अगर फिर से लगभग 1 ही आ जाएगी तो ये जी नीचे हमने 1 माइनस अल्फ़ा लिखा है, यहाँ हम केवल 1 ही लिखें तो हमारा काम हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम यहाँ 1 लिखेंगे तो फार्मूला हमारा हो जाएगा के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर। तब कहेंगे सर जी जब बहुत छोटा था तो आपने ये वाला अल्फ़ा भी क्यों नहीं गायब कर दिया, तो भैया अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी इसकी। जैसे 2 हमारा बहुत छोटा नंबर है, 2 हमारा बहुत छोटा नंबर है, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 हमारा छोटा नंबर है, लेकिन अगर हम 10 को स्क्वायर कर दें तो 100 हो जाएगा, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो भैया स्क्वायर को हम नगण्य नहीं मान सकते हैं, इसे हमें लिखना ही पड़ेगा। अगला चलते हैं हम लोग, किसी विद्युत अपघट्य में धनायनों तथा ऋणायनों के अभिगमन संख्या को भी हम लोग पता कर सकते हैं, ये कैसे वो अभिगमन कर रहे हैं, ठीक, उसका भी हमें ज्ञान हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो धनावेश है उसका अभिगमन संख्या क्या होगा। तो धनावेश की जो अभिगमन संख्या होगी उसमें क्या होगा, विद्युत अपघट्य विलयन में उस आयन का प्रवाह तथा कुल आयनों के प्रवाह के योग के बराबर होगा। तो अगर हम धनायनों की अभिगमन संख्या पता करना चाहते हैं तो धनायन का प्रवाह कितना है बटे कुल आयनों का प्रवाह हम लोग ज्ञात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर धन आयन हो जाएगा। ऐसे हम ऋण आयन की पता कर रहे हैं तो ऋण आयन का प्रवाह कितना होगा और कुल आयनों की प्रवाह कितनी होगी उसको भी हम लोग पता कर लें। अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं, ये भी जान लें। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी धन आयनों और ऋण आयनों की अभिगमन संख्याओं का योग 1 होता है। आगे हम लोग बात करें अनंत तनुता पर, न्यूमेरिकल हमारा है इसी से रिलेटेड कोलराउस के नियम से कि अनंत तनुता पर BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस का नाम होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड की मोलर चालकताएँ दी हैं। मोलर चालकताएँ मतलब लैम्डा m दिया हुआ है, लैम्डा m दिया है, केवल लैम्डा की बात यहाँ नहीं हो रही है। कितनी कितनी दी हुई हैं तो 457.6 पहले BaOH का होल ट्वाइस का, दूसरा BaCl2 का 240.5 और NH4Cl का 130 महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल दिया हुआ है। कह रहे हैं NaOH का निकालिए, NH4OH का निकालिए। तो हम लोग भैया इसका पहले समीकरण लिख लें। तो BaOH का होल ट्वाइस इसका कितना दिया है 457, BaCl2 का कितना दिया है 240 और NH4Cl का कितना दिया है 130, ये हम लोग जान पाए। हमें निकालना कितना है, किसका है, NH4OH का पता करना है। तो हम लोग पहले इनको वियोजित करते हैं, ठीक है, BaOH के होल ट्वाइस को, BaOH को के होल ट्वाइस को। तो हम लोग वियोजित किए, वियोजित करने पे हम के बाद जान पाए कि यहाँ Ba+2 में वियोजित हो रहा है और OH माइनस में बैलेंस किए तो OH के आगे 2 लगाना पड़ा हमें, ऐसे Ba+2 में और 2Cl माइनस बैलेंस करने के बाद NH4Cl और NH4+ और Cl माइनस में। अब अगर हम बात करें यहाँ तो हमें क्या चाहिए, NH4OH चाहिए, मतलब कि हमें NH4+ आयन चाहिए लैम्डा के साथ, NH4+ आयन चाहिए लैम्डा के साथ और OH माइनस आयन चाहिए हमें लैम्डा के साथ, ठीक है, लैम्डा के साथ हमें ये चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो NH4 यहाँ पर है और OH यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 2 OH, हमें चाहिए कितना, केवल 1 OH चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करें इन समीकरणों के साथ कि जोड़ने के पश्चात इधर केवल NH4OH ही आए, ठीक है, तभी हमको पता चलेगा कि NH4OH का जो मोलर चालकता है वो
क्या होगा। अच्छा, एक क्या मतलब, इसका कहने का क्या मतलब है कि इधर हम ऐसा जोड़े घटाएं कि इधर केवल एक NH4 प्लस बचे और इधर एक लैम्डा OH माइनस बचे। एक से क्या मतलब है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 2 OH है, यहाँ 2 Cl है, तो ये 2 वो ना बचे, एक बचे। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दें। ये समीकरण 3 जो है इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें। गुणा करके एक में जोड़ने पर इसमें 2 से गुणा करें और इसमें जोड़ दें। ठीक है, 2 से गुणा करने के बाद इसमें जोड़ दें, 2 से गुणा करके जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हमारा समीकरण कुछ ऐसे बना, Ba+2 2OH माइनस 2NH4 और 2Cl। अब जब जोड़ दिए हैं तो समीकरण 2 में से इसको घटा दें। घटा देंगे तो घटाने के बाद क्या बचेगा, तो घटाने के बाद बचा हमारा 2NH4 प्लस और 2OH माइनस। हमें 2 तो चाहिए नहीं, तो हम 2 से बाद में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने पहले क्या किया, इसमें 2 से गुणा किया, NH4 में 2 से गुणा किए। जब 2 से गुणा किए तो हमें यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2 से गुणा कर दो, गुणा करने के बाद इसको इसमें जोड़ दो। किसमें जोड़े हैं, समीकरण 1 में जोड़े हैं। समीकरण 2 में गुणा करने के बाद 1 में जोड़ने पर इसमें जोड़ दें, समीकरण 1 में जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, यानी 260 प्लस 457 जोड़ दो और जोड़ने के बाद 240 में से माइनस कर दो और फिर हमारा आंसर आएगा 477। और फिर इसको, चूँकि हमें 2 NH4 प्लस नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, तो हम इसे 2 से भाग कर दें और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 238.55। ठीक है, तो इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। जब खुद से सॉल्व करेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले उसको हमें फार्मूले को की सहायता से हमें इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन में सॉल्व करके हमें एक तरफ क्या चाहिए, केवल NH4 प्लस और OH माइनस चाहिए, उसे सॉल्व करें। फिर उसके बाद जो भी आंसर आए आप लोग उसकी सहायता से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देख लें एक और। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि Al+3 है और SO4 -2 यानी एल्युमिनियम आयन है और सल्फेट आयन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता इतनी दी हुई है 190 और कितनी दी है 160 दी है, तो Al2SO4 की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता दोनों ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भैया हम लोग Al2SO4 जानते ही हैं, कैसे लिखेंगे, लिखे और उसको बैलेंस भी कर लिए। अब तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है हमें, तो उसके यहाँ पर जितना आयन होगा एल्युमिनियम का उससे भाग कर देंगे, 3 आयन है 3 भाग कर देंगे। यहाँ सल्फेट के ऊपर 2 आयन है 2 से भाग कर देंगे। लैम्डा एल्युमिनियम का हम लोग जान ही चुके हैं कितना है 160 है, और एल्युमिनियम का 190 है और सल्फेट का 160 है। यहाँ 190 160 हमने रखा, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया उसे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हम लोग तुल्यांकी चालकता जान गए। बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। अब हम लोग मोलर चालकता की बात करें, तो मोलर चालकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उनके ऊपर कितना आवेश है उसे लिख लेना है। ठीक है, उसके ऊपर कितना आवेश है उसे लिख लेना है। तो भैया यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का जो भी आवेश है या जो भी आयनों की संख्या है उसे लिखनी है। क्यों, क्योंकि ये n क्या है, धनावेश और ऋणावेश के आयनों की संख्या है। तो यहाँ पर कितना धनावेश हमें दिख रहा है कि 2 धनावेश, तो यहाँ 2 से गुणा। यहाँ पर कितना ऋणावेश, तो 3 ऋणावेश, तो यहाँ पर 3 से गुणा। क्यों, क्योंकि हमें मोलर चालकता पता करनी है और मोलर चालकताओं में हम लोग क्या करते हैं, उनके आयनों की संख्या यानी बैलेंस करने के बाद जो उसके आगे लिखा होगा उससे धनायन को गुणा और उसी से हम लोग ऋणायन को गुणा करेंगे। गुणा कर दिए, 19 दूना 38, 380, 16 3 48, 480, जोड़ लेंगे 860। ठीक, ये आया। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और है, अब हम लोग वियोजन स्थिरांक वाला जो फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, उसकी सहायता से भी एक क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मोनोबेसिक अम्ल है, उस अम्ल की जो सांद्रता दी हुई है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, C जो दिया हुआ है, वो C की वैल्यू कितनी है 0.05 N। विलयन की तुल्यांकी चालकता दी है, लैम्डा दिया हुआ है 15.8 महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। EQ का मतलब तुल्यांक। यदि अनंत अनुता पर अम्ल की तुल्यांकी चालकता 350 यानी लैम्डा इनफाइनाइट दिया हुआ है 350, यानी लैम्डा V भी दे दिया गया है, लैम्डा इनफाइनाइट भी दे दिया गया है, तो गणना कीजिए क्या गणना करना है।
तो पहला हमें गणना करना है वियोजन की मात्रा अल्फ़ा पता करनी है और दूसरा अम्ल का वियोजन स्थिरांक के पता करना है। ठीक है, तो भैया बहुत आसान है। लैम्डा अल्फ़ा पता करनी है तो हमको सी पता है, हमको लैम्डा वी पता है, हमको लैम्डा इनफाइनाइट पता है। तो अल्फ़ा बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा ही था, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, ज्ञात तनुता पर तुल्यांकी चालकता बटे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं, यानी अल्फ़ा कहते हैं। तो ज्ञात तनुता पर तुल्यांकी चालकता 15.8, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता 350 भाग कर दिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.045। अच्छा, वियोजन की मात्रा की कोई इकाई नहीं होगी क्योंकि जो इसकी इकाई वही इसकी इकाई, बटे में है, दोनों की इकाई कैंसिल हो गई तो यहाँ पर कोई इकाई लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। हाँ, आगे हम लोग बात करें तो जो वियोजन की मात्रा है वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, फिर उल्टा मात्रा लगाएं ये लोग, वेरी वेरी लेस है। ठीक है, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस दैन 1, तो वेरी वेरी लेस दैन 1 है, तो हमें ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है तो इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा फार्मूला हो गया के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर। सी की वैल्यू हमको पता है 0.05, अल्फ़ा की वैल्यू अभी हम लोगों ने पता किया तो स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने के बाद उसको गुणा कर दें और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। हाँ बस, तो हमारा जो कोलराउस का नियम था वो समाप्त हो गया। कोलराउस के नियम पर जो न्यूमेरिकल थे वो समाप्त हो गए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, तो भैया धीरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। उसी बात को 10 बार कहना, धीरे धीरे बोलना, ठीक, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अब अगर हम आपको अम्ल की डेफिनेशन बताएं कि हम उन्हें कहते हैं जिन्हें जलीय विलयन में डालने पर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। हम 72 एग्जाम्पल देते हैं, HCl, ठीक है, H2SO4, ऐसे ही HNO3, और बार बार से हम आपको दिखाएं कि ये सब H+ आयन दे रहे हैं। तो ये सब वो बातें हो गई कि एक ही चीज़ को आपको बार बार पढ़ाना। यानी ये जो 3rd 4th 5th के बच्चे थे कि जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि 2 गुणे 4 बराबर 8 होता है, 2 चौक 8, तो हम बार बार आपसे यही पूछें कि 2 पंचे तो आप 10 कहेंगे, 2 छक 12। तो आपसे इजी चीज़ें ही यहाँ यूट्यूब पे पूछी जाती हैं जो बच्चों को आती हों या पता हों। ठीक है, उसी चीज़ को आपसे पूछेंगे, वो चीज़ आपको पहले से पता है, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ, हमें उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा समझा रहे थे। भैया अच्छा क्या समझा रहे थे, आप उस चीज़ को पहले से ही जान रहे थे इसलिए आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही थी। अगर आप कोई नई चीज़ें पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने में या समझने में थोड़ी समस्या होगी। जैसे एक बार में आपको ए फॉर एप्पल समझ में नहीं आ गया था, तो ऐसे ही यहाँ भी है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि एक बार में समझ में ना आए, तो वीडियो को फिर से रिपीट करिए, फिर से देखिए वहीं से जहाँ से समझ में नहीं आया हो, और कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझाने का पूरा प्रयास किया गया है यहाँ पर बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं किया गया है कि एक ही टॉपिक को ले लें और 1 घंटे उसको समझाएं। तो ये ऐसा नहीं किया गया कि 72 एग्जाम्पल ऐसे अम्ल की तरह दें। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, आप देखेंगे तो अगर एक न्यूमेरिकल ये उठा लिया, अगर वो अब ये न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना होता किसी और टीचर को, आप देखते यूट्यूब पे देख भी लीजिएगा कि एक न्यूमेरिकल अगर वो पकड़ लिए हैं तो आधे घंटे उसे न्यूमेरिकल को वो सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। भैया यहाँ पर सी है तो सी बराबर क्या है, सी सांद्रता तो कहते हैं, सी फिर से चले जाएंगे मोलरता पढ़ाएंगे, तो उसकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को एक बार में समझ लीजिए, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिए, ठीक, और देखने के बाद ही नोट्स बनाइए। हमने बताया है आपसे, जैसे यहाँ पे साइन की गलती हो गई, ठीक है, तो जब आप वीडियो को देखेंगे तभी आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। डायरेक्ट अगर PDF डाउनलोड करके कुछ बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है वो गलत ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ देखता हूँ पढ़ाता हूँ तो एक बार रीचेक हो जाता है, और रीचेक होने के बाद उसमें कोई गलती की चांस नहीं है। यहाँ गलती नहीं करेंगे तो आप बोर्ड में भी गलती नहीं करेंगे और आप 100% नंबर लेकर आएंगे जितना आपको पता होगा उसमें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक, कि एक रसायन रूम चैनल है, उस पर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है राहुल सर के द्वारा। थैंक यू।